हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, मतलब राजनीतिक सिद्धांत के परिचय के बारे में। तो ये सब्जेक्ट जिन भी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ किया है, तो उनके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपको टोटल 3 यूनिट को पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको ये समझना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी क्या प्रासंगिकताएं हैं। तो यूनिट सेकंड में बेसिकली आपको स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार की कुछ अवधारणाएं हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट थर्ड में आपको राजनीतिक सिद्धांत के वाद विवाद के बारे में पढ़ना है, यानी इसके कुछ मुद्दे हैं उनको आपको समझना है। जैसे इसमें आपको पढ़ना है सुरक्षात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के बारे में, और इसके बाद आपको समझना है नारीवाद के बारे में और सेंसरशिप के बारे में। तो सिलेबस को डिस्कस करने के बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टोटल आपको 3 घंटे दिए होते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल 90 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इनमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप इस क्वेश्चन पेपर को हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक मीडियम में दे सकते हो। या तो आप हिंदी मीडियम में दे दीजिएगा या तो आप इंग्लिश मीडियम में, लेकिन ध्यान रखना है पूरा पेपर आपको किसी एक लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करना है। तो एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने के बाद चलिए हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और उसकी प्रासंगिकताएं क्या हैं। तो यूनिट फर्स्ट में जो पहले टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है राजनीतिक क्या है, राजनीति का अध्ययन क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताइए। या फिर कभी कभी आपके एग्जाम में इसकी विशेषताओं के बारे में भी पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं राजनीति के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है नगर या राज्य। यानी राजनीति का सीधा मतलब है राज्य और उसके कामकाज से जुड़ी चीजें। राजनीति उन सभी कामों को कहते हैं जो सरकार, सत्ता, नीतियों और लोगों से जुड़े होते हैं। इसमें यह समझा जाता है कि सत्ता का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, समाज कैसे चल रहा है और जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए कैसी पॉलिसीज बनाई जा रही है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो राजनीति समाज को सही तरीके से चलाने और लोगों की भलाई करने का एक तरीका है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे सरकार नई शिक्षा नीति लाती है, नए कानून बनाती है, टैक्स वसूलती है या फिर लोगों के कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, ये सब राजनीति का ही हिस्सा है। तो राजनीति को समझने के बाद चलिए अब हम समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक सिद्धांत को आप राजनीति का सोचने समझने वाला हिस्सा कह सकते हैं। इसमें यह दिखाया जाता है कि राज्य, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसी चीजें असल में क्या मतलब रखती हैं। ये हमें बताता है कि राजनीतिक संस्थाएं जैसे संसद, न्यायालय और कार्यपालिका और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यानी प्रक्रियाएं जैसे चुनाव, नीति निर्माण किस आधार पर चलती है और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की आत्मा है, जो हमें राजनीति को गहराई से समझने और सही दिशा देने में मदद करती है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इनकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने एग्जाम में डेफिनेशन को जरूर लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो चलिए हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी के इंपॉर्टेंस के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके एग्जाम में पॉलिटिकल थ्योरी के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछे, इसकी आवश्यकता के बारे में पूछे, इसकी विशेषताओं के बारे में पूछे या फिर इसके प्रासंगिकता के बारे में पूछे, तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी की जरूरत है राजनीति और समाज को समझने के लिए। मैं आपको बता दूं कि राजनीति सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी हमें राजनीति और समाज को समझने में मदद करती है। ये बताती है कि सत्ता, राज्य, सरकार, अधिकार और न्याय जैसे बेसिक आइडियाज
कैसे काम करते हैं और उसका समाज पर क्या असर पड़ता है। जब हम इन्हें गहराई से समझते हैं तो ये साफ हो जाता है कि समाज कैसे ऑर्गेनाइज है और राजनीतिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल थ्योरी की हमें जरूरत पड़ती है मूल्यों और आदर्शों की पहचान के लिए। मतलब राजनीतिक सिद्धांत हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य और लोकतंत्र जैसे मूल्यों के बारे में समझाते हैं। इससे हम आसानी से जान पाते हैं कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक नजरिया विकसित करता है। ये हमें असमानता, अन्याय और शोषण जैसी चीजों की सही तरह से आलोचना करने की ताकत देता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक सिद्धांत की हमें जरूरत पड़ती है व्यवहारिक राजनीति को समझने के लिए। मतलब राजनीतिक सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करता है कि संविधान, कानून, नीतियां और सरकारी फैसलों के पीछे कौन से विचार छुपे होते हैं। तो इसकी अगली विशेषता है नागरिक चेतना और जिम्मेदारी के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक सिद्धांत हमें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करता है। ये सिखाता है कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं और कैसे हम लोकतंत्र में भाग लेकर उसे मीनफुल बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक सिद्धांत की हमें जरूरत पड़ती है इतिहास और भविष्य की दृष्टि के लिए। मतलब राजनीतिक सिद्धांत हमें इतिहास के महान विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तू, गांधी, अम्बेडकर, मार्क्स जैसे विचारकों से परिचित कराती है। इससे हमें भविष्य की राजनीति को समझने और सही दिशा देने में मदद मिलती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल थ्योरी की हमें जरूरत पड़ती है राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन करने के लिए। मतलब राजनीतिक सिद्धांत हमें ये समझाता है कि राजनीतिक संस्थाएं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे काम करती हैं। ये भी बताती हैं कि कानून कैसे बनता है और कैसे लागू होता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में, यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, यानी कई पॉइंट्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मानक के बारे में, यानी नॉर्मेटिव के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक सिद्धांत एक मानक स्वरूप रखता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि राजनीति क्या है, बल्कि ये बताता है कि राजनीति कैसे होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे न्याय कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता का सही मतलब क्या है, या समानता किस तरह लागू हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक सिद्धांत का काम व्याख्या करना और विश्लेषण करना है। इसका मतलब ये है कि ये राजनीति के जटिल विचारों और प्रक्रियाओं को समझता है और ये बताता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील यानी डायनेमिक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक सिद्धांत एक गतिशील विषय है। मतलब समय और समाज के हिसाब से ये बदलता और विकसित होता रहता है। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो जैसे प्राचीन ग्रीस में प्लूटो और अरस्तू के विचार अलग थे, मध्यकाल में कुछ अलग सोच आई और आधुनिक समय में गांधी, अम्बेडकर, मार्क्स जैसे विचारकों ने नई दृष्टि दी। तो इसका लास्ट पॉइंट है व्यवहारिक और आदर्शवादी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक सिद्धांत दोनों तरह का है, व्यवहारिक और आदर्शवादी। मतलब ये संविधान, कानून और नीतियों को समझाता है, यानी ये व्यवहारिक है, और इसके साथ ही ये भी बताता है कि समाज को आदर्श रूप से कैसे बनाया जा सकता है, यानी ये आदर्शवादी भी है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत समाज की रीढ़ की तरह है, यानी ये बैकबोन है। ये हमें सत्ता, राज्य और न्याय की असली समझ देते हैं। इसके अलावा ये हमें सिर्फ आदर्श नहीं दिखाते, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं, यानी मोटिवेट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा हमारे चैनल का नेम, जो कि है वीरे स्टडी पॉइंट। उसके जस्ट नीचे आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स के अंदर अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन, आंसर के साथ मिलने वाले हैं।
तो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार की अवधारणाएं। तो इस यूनिट में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार के ऊपर। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्वतंत्रता के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन कीजिए। और नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब नेगेटिव लिबर्टी और सकारात्मक स्वतंत्रता मतलब पॉजिटिव लिबर्टी के बीच हमें अंतर बताना होता है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आखिर स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता का मतलब है आज़ादी, यानी कोई व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपने जीवन के फैसले खुद ले सके। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता मतलब हम अपनी राय खुलकर रख सकें, घूमने की स्वतंत्रता यानी हम जहां चाहें वहां घूम सकें, मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता मतलब हम अपनी पसंद का पेशा या काम चुन सकें, धर्म की स्वतंत्रता यानी किसी पर भी किसी धर्म को मानने का दबाव ना हो, हम जो चाहे वो धर्म अपना सकें, कोई रोक टोक ना हो। तो ये सभी स्वतंत्रता के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के लिबरल वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है अवरोध से मुक्ति यानी प्रतिबंधन का ना होना। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो स्वतंत्रता का मतलब है कोई बेवजह रोक टोक ना हो और हम अपनी मर्जी से जी सकें। तो चलिए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में, यानी इसके टाइप्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1958 में यशायाह बर्ली ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। इस बुक के अंदर उन्होंने स्वतंत्रता के दो प्रकारों के बारे में बताया, यानी इसके दो टाइप्स के बारे में बताया। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता यानी नेगेटिव लिबर्टी, और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव लिबर्टी। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा के बारे में, यानी इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा को लेके अपनी अपनी डेफिनेशन दिए, जिनमें से मैंने 3 से 4 डेफिनेशन आपके सामने पेश किए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इनमें से आपको 1 से 2 डेफिनेशन को याद करना है और अपने एग्जाम में लिखना है। अगर आप अपने एग्जाम में डेफिनेशन को लिखते हो तो आपके एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो मेक श्योर आप अपने एग्जाम में डेफिनेशन को जरूर लिखिएगा। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, यानी नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है बाहरी बाधाओं या अवरोधों का अभाव, यानी किसी पर भी कोई भी जबरदस्ती या अनुचित रोक टोक ना हो, वो अपने इच्छा से काम कर सके। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है इसमें व्यक्ति अपने पास अपनी इच्छाओं और क्षमताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक अवसर और साधन उपलब्ध हो, यही है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति पर कोई जबरदस्ती रोक टोक ना हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि सिर्फ रोक टोक ना हो ये काफी नहीं है, बल्कि व्यक्ति को वास्तविक अवसर और क्षमता भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका न्यूनतम मानी जाती है, मतलब सरकार कम से कम दखल दे। नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि राज्य यानी सरकार सिर्फ सुरक्षा और कानून व्यवस्था तक ही सीमित रहे, बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोड़ दें, मतलब व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका सक्रिय होती है, यानी एक्टिव मानी जाती है। सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाएं देनी चाहिए ताकि सबको बराबरी का मौका मिल सके। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मेन ऑब्जेक्टिव है व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ना और व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मौका देना। और वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता का मेन ऑब्जेक्टिव है व्यक्ति का समग्र विकास करना ताकि वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान देती है, और वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक स्वतंत्रता सामाजिक और आर्थिक न्याय पर भी ध्यान देती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नकारात्मक स्वतंत्रता केवल अधिकारों पर ही बल देती है, कर्तव्यों को महत्व नहीं देती, यानी इसको इंपॉर्टेंस नहीं देती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो सकारात्मक स्वतंत्रता अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य पर भी जोर देती है। इसके अलावा लास्ट में आपको नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों और सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के कुछ नाम लिखने हैं, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ रोक टोक से मुक्ति नहीं है,
बल्कि वास्तविक अवसर और विकास की संभावना भी है। बर्लिन के अनुसार दोनों ही रूप जरूरी है ताकि व्यक्ति न सिर्फ मुक्त हो बल्कि अपनी क्षमताओं का पूरी तरीके से यूज भी कर सके। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के लिए हमारा व्हाट्सअप लिंक प्रोवाइड किया है, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर मैं आपको सारी कॉलेज से रिलेटेड अपडेट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, एग्जाम डेट कब है, रिजल्ट कब आएगा, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको व्हाट्सअप ग्रुप में सारी की सारी अपडेट मिलने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो समानता के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमें समानता की अवधारणा के ऊपर लिखना होता है। इसमें हमें बताना होता है समानता की विशेषताओं के बारे में और उसके महत्व के बारे में, इसके साथ ही समानता की अवधारणा से जुड़े विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, और इसके अलावा हमें बताना होता है समानता और स्वतंत्रता के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इसे हमें लिखना होता है अपने आंसर में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस पूरी बुक के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो न्याय के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि न्याय से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने न्याय को लेकर अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं, तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्याय को लेकर दो महान विचारक हैं, पहले हैं जॉन रॉल्स और दूसरे हैं नाजिक। तो इन दोनों ने ही न्याय को लेकर अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, और ये दोनों ही सिद्धांत के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं न्याय के अर्थ के बारे में, यानी मीनिंग ऑफ जस्टिस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्याय को इंग्लिश में जस्टिस कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के जस्टिया और जस से बना है, जिसमें जस्टिया का मतलब होता है बांधना और जस का मतलब होता है संबंध। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ऐसी न्याय व्यवस्था जो लोगों और समाज को एक साथ बांध कर रखती है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर न्याय नहीं होगा तो समाज में अराजकता, अव्यवस्था और असुरक्षा जैसी सिचुएशन बन जाएगी। इसीलिए न्याय किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं न्याय की परिभाषा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने न्याय के लिए अपने अपनी डेफिनेशन दी है। उनमें से मैंने आपके लिए 5 डेफिनेशन को लिखा है। आपको क्या करना है, आपको इनमें से 1 या 2 डेफिनेशन को अच्छे से याद करना है और उसे अपने एग्जाम में लिखना है, क्योंकि जब आप अपने एग्जाम में डेफिनेशन को लिखते हो तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो मेक श्योर आप अपने एग्जाम में डेफिनेशन को जरूर लिखिएगा। तो इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो जॉन रॉल्स है उन्होंने न्याय के सिद्धांत को लेकर क्या कहा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1971 में जॉन रॉल्स ने अपनी फेमस बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के बारे में बताया है, उसके बारे में व्याख्या की है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन रॉल्स ने न्याय के 3 सिद्धांतों के बारे में बताया है। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। इस सिद्धांत में जॉन रॉल्स ने बताया था कि समाज में हर व्यक्ति को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हर किसी को राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वो अपने विकास का मार्ग खुद तय कर सके। तो जॉन रॉल्स का जो दूसरा सिद्धांत था वो था समानता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि समाज में हर व्यक्ति को अपने विकास के लिए बराबर मौके मिलने चाहिए। किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जॉन रॉल्स का जो थर्ड सिद्धांत था वो था पुनर्वितरण का सिद्धांत, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन रॉल्स ने अपने सिद्धांत में बताया था कि समाज में न्याय तभी स्थापित होगा जब आय और संसाधनों का सही तरीके से बंटवारा किया जाए। आय और संसाधनों का बंटवारा इस तरह से किया जाए कि सबसे कमजोर वर्ग को भी अधिकतम लाभ पहुंचे और अमीर वर्ग टैक्स वसूल कर उसे गरीब वर्ग में बांट दिया जाए। जॉन रॉल्स के अनुसार जब समाज में आय और संसाधनों का सही बंटवारा होगा तभी सही मायने में न्याय स्थापित होगा। और जॉन रॉल्स ने अपनी इस विचारधारा को पुनर्वितरण का सिद्धांत, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहा।
तो चलिए इसके बाद हम समझते हैं कि जो जॉन रॉल्स थे उनके जो न्याय के सिद्धांत थे उनके ऊपर काफी सारे ऐसे जो विद्वान थे उन्होंने इन सभी सिद्धांतों की आलोचना की थी। तो चलिए उनके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इन सभी आलोचक में सबसे पहले आलोचक आते हैं नॉर्मन बेरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मन बेरी ने जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि ये सिद्धांत वास्तव में उदारवादी पूंजीवादी यानी लिबरल कैपिटलिस्ट सिद्धांत है। इसके अलावा नॉर्मन बेरी ने कहा कि अमीरों के सुख से गरीबों के दुख की भरपाई नहीं की जा सकती। तो जो अगले आलोचक आते हैं वो है मैकफर्सन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैकफर्सन ने कहा कि अमीरों से संपत्ति लेकर गरीबों में बांटना अमीर वर्ग को भी कमजोर कर सकता है और इससे असली न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैंने दो आलोचकों के बारे में डिटेल में बताया और जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ये 4 से 5 और आलोचक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं रॉबर्ट नॉजिक के न्याय के सिद्धांत के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रॉबर्ट नॉजिक ने भी अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांत के बारे में डिटेल में बताया था। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रिंसिपल जॉन रॉल्स के वितरण के सिद्धांत यानी डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस से बिल्कुल उल्टा है। तो इसमें नॉजिक ने अपना तर्क दिया कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति और संसाधनों पर पूरा अधिकार और नियंत्रण होना चाहिए अगर उसने सही और निष्पक्ष तरीके से उस संपत्ति को प्राप्त किया है। नॉजिक के अनुसार अगर राज्य या समाज किसी भी संपत्ति में जबरदस्ती हस्तक्षेप करती है तो ये अन्याय है, यानी किसी की सहमति के बिना उसका धन, जमीन या कोई भी संसाधन लेना न्याय संगत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा से कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें सक्सेस पाता है और संपत्ति कमाता है तो वो पूरी तरह से उसका हकदार है, लेकिन उसकी संपत्ति को छीनकर दूसरों लोगों में बांट देना अनुचित होगा। तो इसके बाद चलिए हम समझते हैं नॉजिक के न्याय के सिद्धांत के मूल विचारों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉजिक का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत, योग्यता और क्षमता से संपत्ति कमाई है तो उस संपत्ति पर पूरा अधिकार उसी व्यक्ति का है। संपत्ति छीनना या जबरन बंटवारा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। और उन्होंने बताया कि न्याय का असली अर्थ है व्यक्ति के अधिकारों और संपत्ति का सम्मान करना है। इस विचारधारा से नॉजिक स्पष्ट करते हैं कि कोई भी आर्थिक या सामाजिक सिस्टम जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए वो अन्यायपूर्ण है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नॉजिक के द्वारा जो न्याय के सिद्धांत दिए गए थे और जो जॉन रॉल्स के द्वारा न्याय के सिद्धांत दिए थे उन दोनों ही सिद्धांतों के बीच, उन दोनों ही विचारधारा के बीच आखिर क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉजिक ने अपने न्याय के सिद्धांत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सबसे जरूरी माना है और वहीं दूसरी तरफ जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में बताया कि समाज में असमानता को कम करने और कमजोर वर्ग को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए सबसे जरूरी माना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉजिक के अकॉर्डिंग न्याय का मतलब है व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। अगर किसी ने अपनी संपत्ति गलत तरीके से अर्जित नहीं की है तो उसकी संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए और उसकी संपत्ति नहीं छीनी जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ रॉल्स के अनुसार न्याय का मतलब है समाज के कमजोर और वंचित लोगों को भी बराबरी का मौका देना और सुरक्षा देना। न्याय तभी होगा जब गरीब और पिछड़े वर्ग को भी अवसर और संसाधन मिले। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉजिक असमानता को प्राकृतिक और न्यायपूर्ण मानते हैं। नॉजिक का मानना है कि राज्य या समाज के द्वारा किसी की संपत्ति को छीनकर उसे दूसरे को दे देना अन्याय और असमानता है। और वहीं दूसरी तरफ रोल्स मानते हैं कि अगर किसी असमानता से समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को लाभ मिले तो वो असमानता सही है। अमीरों से टैक्स लेकर कमजोरों और पिछड़े वर्गों की मदद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉजिक के अकॉर्डिंग राज्य का कम हस्तक्षेप होना चाहिए। नॉजिक का मानना था कि राज्य केवल व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करे। राज्य का काम टैक्स को कलेक्ट करके उसे बांटना नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रॉल्स के अकॉर्डिंग राज्य की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। रॉल्स का मानना था कि राज्य को ऐसा ढांचा बनाना चाहिए जो असमानता को कम करे और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाए और इसीलिए सरकार को अमीर वर्गों से टैक्स कलेक्ट करके उसे गरीब वर्गों में बांट देना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉजिक पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन को अन्याय मानते हैं, यानी गलत मानते हैं। उनका कहना है कि टैक्स लगाकर किसी की मेहनत की कमाई गई संपत्ति को दूसरे लोगों में बांट देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। और वहीं दूसरी तरफ रॉल्स पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन को न्याय संगत मानते हैं, या मतलब सही मानते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी समाज में अमीर और गरीब के बीच अंतर है तो अमीरों की आय लेकर उसे गरीबों में बांट के हम बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉजिक के सिद्धांत में
समानता की बजाय स्वतंत्रता को अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रॉल्स मानते हैं कि स्वतंत्रता तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ही साथ समान अवसर और कमजोर वर्गों की सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉजिक एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति का सम्मान किया जाए और अमीरों से टैक्स लेकर उसे गरीबों में ना बांटा जाए। और वहीं दूसरी तरफ रॉल्स एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां हर व्यक्ति को न्याय और समान अवसर मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, और इसमें कमजोरों का भी भला हो। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समानता और कमजोर वर्गों के संरक्षण पर जोर देता है, जबकि नॉजिक का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की रक्षा करता है। न्याय का वास्तविक रूप तभी संभव है जब समाज में स्वतंत्रता और समानता दोनों का संतुलन बना रहे, यानी बैलेंस बना रहे। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिकार के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकार क्या होता है, अधिकार के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। यानी इसके अंदर हमें अधिकारों के विभिन्न जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बताना है। इसके अलावा अधिकार के विभिन्न जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें एक्सप्लेन करना है। इसके साथ ही इसमें हमें अपने आंसर में बताना होता है अधिकार के विभिन्न पीढ़ियों के बारे में और इसके महत्व के बारे में, यानी इंपॉर्टेंस के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आंसर है उसको हमने अपने पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। टाइम कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। दैट्स वाई मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, इसलिए मैंने पीडीएफ बनाई है और इस पीडीएफ के अंदर आपको कंप्लीट प्रॉपर क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। और जो पीडीएफ का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो जाइए और जल्दी से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यूनिट 3 है जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत में वाद विवाद के मुद्दे। तो इस यूनिट से जो पहले टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके हमने आप सभी के लिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गएंगे। तो इतनी मेहनत के लिए आप एक प्यारा सा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो के कमेंट में आप हमें बताइएगा आप हमारी मेहनत के लिए और हमारी वीडियो की क्वालिटी के लिए 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमें कुछ चीज़ें बतानी है। इसमें सबसे पहले हमें बताना होता है कि सुरक्षात्मक भेदभाव क्या है। इसके बाद हमें बताना होता है निष्पक्षता के सिद्धांत के बारे में। इसके साथ ही हमें बताना होता है क्या सुरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धांत निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सकारात्मक कार्रवाई का मतलब है उन लोगों को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन में छूट देना या फिर आप कह सकते हो प्रेफरेंस देना जो कि लंबे टाइम से समाज में पीछे रह गए हैं या फिर भेदभाव को झेलते हुए आ रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं सकारात्मक कार्रवाई या फिर सुरक्षात्मक भेदभाव। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे महिलाओं, SC, ST, OBC इन सभी वंचित और कमजोर वर्गों को शिक्षण स्थानों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में विशेष मौका, प्रमोशन में प्राथमिकता देना ही सकारात्मक कार्रवाई है। तो आइए हम बात करते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना। इसके अलावा कमजोर वर्गों को अवसर देकर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है समाज में समानता यानी इक्वलिटी को स्थापित करना। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं निष्पक्षता के सिद्धांत के बारे में यानी प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस के बारे में। तो इस सिद्धांत में बताया गया है कि हकीकत यह है कि समाज में सब लोगों की एक जैसी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सिचुएशन नहीं होती। इसीलिए समाज में सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को अधिक लाभ दिया जाना चाहिए ताकि समाज में न्याय स्थापित हो सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिद्धांत कोई दया या सहानुभूति यानी सिंपैथी नहीं है, बल्कि ये असली न्याय है। यानी निष्पक्षता का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि न्याय तभी होगा जब अवसर और लाभ इस प्रकार बांटे जाएं कि कमजोर वर्गों के लोगों को भी आगे बढ़ने का सही मौका मिले। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि जो रिजर्वेशन है या फिर जो छूट है वो गलत चीज है, वो एक भेदभाव है। और आप में से काफी सारे लोग जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते होंगे, काफी ज्यादा गुस्सा होते होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो रिजर्वेशन है वो उनकी अपॉर्चुनिटी को छीन लेता है। क्योंकि जितने भी जो SC, ST या फिर OBC वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो रिजर्वेशन मिल जाता है लेकिन हमें नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रिजर्वेशन है वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो ये पाएंगे कि सुरक्षात्मक भेदभाव वास्तव में निष्पक्षता को तोड़ता नहीं बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत करता है।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजर्वेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज में हर व्यक्ति की एक जैसी सिचुएशन से स्टार्टिंग नहीं होती। कोई बहुत आगे से रेस शुरू करता है तो कोई बहुत पीछे से। तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों को ही इक्वल मान लिया जाए तो ये इक्वलिटी नहीं बल्कि अन्याय होगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि कमजोर और वंचित वर्गों को आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाए। और इससे हम कुछ उदाहरणों के साथ यानी एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं कि सुरक्षात्मक भेदभाव समाज में निष्पक्षता को तोड़ता नहीं बल्कि इसे और भी ज्यादा मजबूत करता है। यानी ये जो रिजर्वेशन है इस समाज को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है और मजबूत करता है। तो इसका पहला एग्जाम्पल है चिकित्सा में प्राथमिकता यानी मेडिकल प्रायोरिटी। मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक घातक बीमारी फैल गई है और इलाज के लिए जो दवाइयाँ हैं और जो संसाधन है वो लिमिटेड है। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उन लोगों को इलाज दिया जाएगा जो कि सबसे ज्यादा संक्रमित है या फिर जो सबसे ज्यादा बीमार है। ये भेदभाव तो है लेकिन ये पूरी तरीके से उचित भी है क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जरूरतमंदों को बचाना है। तो ठीक इसी तरीके से समाज में भी कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार या अवसर में प्राथमिकता दी जाती है ताकि वो आगे बढ़ सके। ये भेदभाव नहीं बल्कि ये कमजोर और वंचित वर्गों को जीवित और सशक्त बनाने का एक तरीका, एक मेथड है। तो रिजर्वेशन का दूसरा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आर्थिक मदद यानी फाइनेंशियल हेल्प। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकार विशेष सहायता देती है, जैसे कम ब्याज पर लोन देना, सब्सिडी देना, स्कॉलरशिप देना या फिर रोजगार देना। तो ये सभी सर्विसेज इसलिए दी जाती है ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो पक्षपात है, ये तो अनफेयर है, लेकिन रियलिटी में ये उनका हक है, उनका राइट है क्योंकि बिना फाइनेंशियल हेल्प के वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कंपटीशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसका तीसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल है सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार और समाज अक्सर कमजोर वर्गों के लिए पेंशन योजनाएं, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं या फिर स्कॉलरशिप जैसी सर्विसेज देती है। ये इसीलिए दी जाती है ताकि वो सुरक्षित महसूस करें और उनका जीवन स्तर सुधर सके। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई सिंपैथी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं है, बल्कि वो उनके अधिकारों की रक्षा का एक साधन है। तो इसका अगला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऐतिहासिक अन्याय का सुधार। मतलब तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षात्मक भेदभाव इतिहास में हुए अन्याय की भरपाई करता है क्योंकि सदियों तक जाति, लिंग और नस्ल के आधार पर बहुत से लोगों को शिक्षा, नौकरी और सम्मान से वंचित रखा गया। यदि आज भी उन्हें बराबर का मौका ना दिया जाए तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनके पास संसाधन और अवसर पहले से ही नहीं है। इसीलिए आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई इस ऐतिहासिक असमानता को मिटाने का प्रयास करती है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षात्मक भेदभाव निष्पक्षता का उल्लंघन नहीं करता बल्कि ऐतिहासिक अन्याय को सुधार कर समाज में बराबरी लाने का एक साधन बनता है। ये न्यायपूर्ण समाज की ओर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि जो रिजर्वेशन है वो सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यूनिट 3 से जो आपके एग्जाम में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन क्वेश्चन में बेसिकली आपसे सेंसरशिप के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंसरशिप उचित ठहराया जा सकता है, रीजन बताइए। या फिर कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंसरशिप पर टिप्पणी लिखिए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये सेंसरशिप होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंसरशिप का मतलब है सरकार या कोई अथॉरिटी के द्वारा किसी ऐसे न्यूज़, किताब, फिल्म, नाटक या इंटरनेट, इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल करना या फिर इन्हें बैन कर देना जो कि समाज में अशांति, हिंसा, अश्लीलता या देश विरोधी चीजें पैदा कर सकती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऐसी चीजें जो कि देश के लिए खतरा बन सकती है उनको बैन करना सेंसरशिप कहलाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये पूरी तरह से निरंकुश नहीं है। और अगर किसी अभिव्यक्ति समाज, देश या किसी इंसान के लिए नुकसानदायक हो सकती है तो उस पर रोक लगाना सही माना जाता है। दैट्स वाई लोकतंत्र में ऐसी सिचुएशन है जिस पर सेंसरशिप लगाना सही है। तो आइए उन सभी रीजन के बारे में बात करते हैं कि लोकतंत्र में सेंसरशिप को उचित ठहराने के क्या क्या रीजन है। तो इसका पहला सबसे बड़ा रीजन है राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई खबर, फिल्म या आर्टिकल देश की गोपनीय जानकारी को उजागर कर दे, तो ऐसे में दुश्मन को फायदा मिल सकता है और ये देश की अखंडता और रक्षा के लिए खतरा बन सकती है। तो इसीलिए ऐसे मामलों में सेंसरशिप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है सोशल हार्मनी एंड पीस। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार भड़काऊ भाषण, धार्मिक नफरत या अफवाहें समाज में दंगे और हिंसा फैला सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में सेंसरशिप माहौल को शांत बनाए रखने का एक बेस्ट सॉल्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल, सांप्रदायिक दंगों के समय भड़काऊ फिल्में या लेखों पर रोक लगाना। तो इसका अगला रीजन है अश्लीलता और अनैतिक सामग्री पर रोक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिल्में, गाने या इंटरनेट पर अश्लील या अनैतिक चीजें जो कि बच्चों और युवाओं पर गलत असर डाल सकती है, ऐसे कंटेंट पर सेंसरशिप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हो यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप लगाई जाती है, जो कि अगर देखा जाए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है झूठी खबरें और अफवाहों को रोकने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल सोशल मीडिया पर झूठी खबरें यानी फेक न्यूज़ और अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और ये लोगों को गुमराह कर सकती है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सेंसरशिप इस तरह खबरों को कंट्रोल करने का एक तरीका है, एक मेथड है। सेंसरशिप इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाकर लोकतंत्र की रक्षा करती है। तो इसका अगला सबसे बड़ा रीजन है अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई कंटेंट जाति, धर्म, लिंग या किसी समुदाय के खिलाफ भेदभाव और नफरत फैलाती है, तो उसे सेंसरशिप द्वारा रोका जाता है और ये रोका जाना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे समाज में शांति बनी रहेगी और दंगे नहीं होंगे। तो इसका अगला रीजन है बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार फिल्मों और गेम्स में हिंसा, ड्रग्स और अपराध को दिखाया जाता है। अगर इन पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये नई पीढ़ी को गलत दिशा दे सकती है, गलत डायरेक्शन दे सकती है। इसीलिए ऐसे कंटेंट पर सेंसरशिप लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसका अगला सबसे बड़ा रीजन है सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल वैल्यूज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर समाज के अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य हैं। सेंसरशिप उन फिल्मों, पुस्तकों या विज्ञापनों को रोक सकती है जो कि संस्कृति का अपमान करते हैं या फिर समाज में धार्मिक हिंसा को बढ़ाते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेंसरशिप सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को बचाने का एक सबसे अच्छा मेथड है, सबसे अच्छा साधन है। तो इसका अगला सबसे बड़ा रीजन है आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी अपराधी समूह फिल्म, संगीत या सोशल मीडिया का यूज अपराध की योजना और प्रचार के लिए करते हैं। सेंसरशिप ऐसे आपराधिक कंटेंट पर रोक लगाकर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। तो आइए बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र में सेंसरशिप को पूरी तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता। ये उचित है जब उद्देश्य राष्ट्रहित, सामाजिक शांति, सांस्कृतिक सुरक्षा, बच्चों की रक्षा इन सभी के लिए हो। लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि सेंसरशिप का यूज मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए, वरना ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का सबसे अच्छा साधन बन सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आप सभी को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा हमारे चैनल का नेम जो कि है वीरे स्टडी पॉइंट। उसके जस्ट नीचे आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम जो कि है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे नोट्स के अंदर अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन, आंसर के साथ मिलने वाले हैं। और यहाँ पर हमने आप सभी के लिए हमारी PDF के अंदर जो वीडियो का लिंक है वो भी प्रोवाइड किया है, जिससे कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट लिंक के बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपके सामने डायरेक्ट जो हमारी वीडियो है वो ओपन हो जाएगी, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। उसके जस्ट नीचे आपको मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक और उसके जस्ट नीचे आपको मिलने वाला है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी को कॉलेज से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट चाहिए, लाइक आपका एडमिशन कब से शुरू होगा, रिजल्ट कब आएंगे, आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी अपडेट है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे पहले मिलने वाली है। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको SOL और कॉलेज से रिलेटेड सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलने वाली है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने आपके लिए लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइड किया है, यानी आपको टोटल कितनी यूनिट पढ़नी है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एग्जाम पैटर्न है। देखिए एग्जाम पैटर्न में
इसी टाइम से शुरू किया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पे ये कमेंट करते थे कि आप हमें एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया कीजिए कि कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में हमें अटेम्प्ट करना होता है। सो दैट्स व्हाई मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं क्वेश्चन पेपर को भी ऐड करूँगा, जिससे कि आप सभी को ये नॉलेज हो सके कि कितने नंबर का आपका पेपर आता है, कितने टाइम में आपको अटेम्प्ट करना होता है और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये सभी मैं आपके लिए अपडेट तभी ला पाया क्योंकि आप सभी ने मुझे कमेंट किया। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें कमेंट कीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं अपनी अगली वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सभी ने कमेंट किया कि हमें एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया कीजिए। सो दैट्स व्हाई मैंने अपनी वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न के लिए क्वेश्चन पेपर भी ऐड करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही अगर आपको और भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें भी आपको वो अपडेट देखने को मिलेगी। और इसके जस्ट नीचे जैसा कि आप देख सकते हो, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक आपसे अलग-अलग ईयर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, विद सॉल्यूशन आंसर के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके आप सभी के लिए नोट्स बनाए गए होंगे और अगर आप इन सभी नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाते हो, तो मेरी गारंटी है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे और इसके बाद आपको और कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और नोट्स को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये नोट्स ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाएँगे, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो आप कमेंट में बताइएगा। और इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, नॉलेज बाँटने से बढ़ती है। और इसके अलावा मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।